हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं 29 दिसंबर यानी आज ही के दिन आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं व्याख्या के साथ उसके सारे उत्तर लाया हूं। और जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और उससे संभावित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने समावेश किया है इस वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत ही परीक्षा उपयोगी लगेगा, जिनका ही परीक्षा भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से कहा जाएगा आज का जो एग्जाम था उसके प्रश्नों का लेवल, खास करके जीके की अगर बात करें तो वो मॉडरेट लेवल के जीके थे, मॉडरेट टू हाई। कुछ कुछ तो अलग तरह के प्रश्न हर एग्जाम में पूछते ही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर अनुपात देखा जाए तो मॉडरेट लेवल के जीके थे। कल जो था वो आसान लेवल का था, लेकिन आज मॉडरेट लेवल के था। और आज जो भी प्रश्न है उसके साथ जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, उसका भी मैंने समावेश किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये प्रयोग आपको कैसा लगा? पहले मैं जब वीडियो बनाता था तो इसी तरह का मेरा व्याख्या के साथ होता था, तो फिर मैंने वही शुरुआत की है। शायद आपको ये अच्छा लगे और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो 2018 विश्व, देखिए 2018 तक पूछ रहा है, तो उसकी दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। वहीं 2019 की अगर बात करें, निश्चित रूप से सारा पूछ ही लेगा लास्ट तक में। ठीक है, 2019 तो बीट एयर पॉल्यूशन है। प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 पूछ लिया, 2019 पूछेगा तो उत्तर होगा बीट एयर पॉल्यूशन। 2020 अगर पूछेगा तो जैव विविधता। ठीक है, 2020 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न से इतने प्रश्न आपके आगे की परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ये जो आज पूछा गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये प्रश्न सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है और ये प्रश्न आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख के लेंस की वक्रता जब बढ़ जाती है तब कौन सा नेत्र रोग होता है? वक्रता जब बढ़ जाती है, तो वक्रता जब बढ़ जाती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखती है। उल्टा हमेशा याद रखना है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष है तो नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में क्या? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट है तो आंख के निकट क्या होगा? अवतल लेंस इस तरह का होता है, तो ऐसे भी याद रखिए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, और अगर दोनों किसी को खराबी हो जाए, व्यक्ति को निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों गड़बड़ हो जाए, तो क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा? बाइफोकल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं। और ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछता है अक्सर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने सांची स्तूप को कब धरोहर के रूप में घोषित किया? ठीक है, बहुत ही अटपटा कहा जा सकता है कि अब इतना जो है सांची स्तूप को कब किया। ये क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन के व्यू से नहीं कहा सकते, फिर भी अगर पूछा है तो निश्चित रूप से ये ट्रेंड है। आगे की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1989, तो आप जान लीजिए। और महत्वपूर्ण सब जो है कब उनको घोषित किया गया? ताजमहल, मैंने एक साथ ही है, ये महत्वपूर्ण है। ताजमहल, लाल किला, अजंता और एलोरा, इस सब को 1983 याद रखिए, जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया। ऐसे भी याद रहेगा, वर्ल्ड कप 1983। और ताजमहल फेमस है, लाल किला और अजंता एलोरा, इस तीनों को कब किया है? 1983। कुतुब मीनार को भी 1983। ये चारों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको सबको ये कुतुब मीनार 1993 है। जयपुर, हाल ही में जयपुर को भी घोषित किया है, जयपुर को 2019 में घोषित किया है विश्व धरोहर की सूची में। और चूंकि ये रेलवे का एग्जाम है तो इसे भी आप जान लीजिए, 3 रेलवे को जो है विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण, हमेशा ये पूछेगा
यहाँ अभी से लेके ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 3 रेलवे कौन है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका रेलवे और नीलगिरी रेलवे। दार्जिलिंग, कालका और नीलगिरी याद रखिए, तीनों रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। कब किया? 1999। ठीक है। और दार्जिलिंग रेलवे जो है ये अंग्रेजों के ज़माने से है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी जो है 2004 में घोषित किया है। कोई दिक्कत नहीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004, ताजमहल, लाल किला, अजंता एलोरा 83, कुतुब मीनार 93। अभी ही आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। हिमालयन रेलवे, कालका रेलवे और दार्जिलिंग रेलवे। ठीक है। दार्जिलिंग रेलवे, कालका और नीलगिरी, ये तीनों को भी घोषित किया है। कब? 1999 में। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, किन रेलवे को घोषित किया है या इनमें से कौन सा रेलवे को घोषित नहीं किया है। ठीक है। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में पहला स्थान पर था? तो पहला स्थान पे नॉर्वे जो था 2019 में भी था, 2020 में भी है। ठीक है। और भारत का पहला स्थान 129 था और अब हो गया है 131। दोनों चीज़ के याद रखना है, भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। अगला प्रश्न है फुटलूज उद्योग। ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल की जो है उपलब्धता की कोई खास निर्भरता नहीं रहती है। उसके ज़्यादातर क्या होता है, उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता नज़दीक में हो। ठीक है। ज़्यादातर स्टील उद्योग कहाँ लगाते हैं? जहाँ कोयले की उपलब्धता नज़दीक में हो, स्टील उद्योग वहाँ लगाया जाता है। देखिए टाटा जो कहाँ लगाया गया था, जहाँ कोयला नज़दीक है, जिस टाटा स्टील प्लांट किया गया था। तो उसी तरह से ज़्यादातर जो है वो उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ उसकी कच्चे माल की उपलब्धता हो। तो कच्चे माल की उपलब्धता निकट नहीं हो, ऐसे उद्योग जिसमें कच्चे माल पर उतनी निर्भरता नहीं रहती है कि वो नज़दीक में ही हो, तो वैसे उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण से समझ जाइए, बेकरी उद्योग, घड़ी निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, हीरा, ये सारे उद्योग जो है फुटलूज उद्योग में आते हैं। ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये पूछा गया है। काफ़ी आसान प्रश्न है और बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हो सकते हैं आपके आगे की परीक्षाओं में। फिलहाल इसका उत्तर तो अप्रत्यक्ष कर होगा। अगर ये पूछा जाए आगे कि जीएसटी जो है लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017, एकदम डेट के साथ याद रखिए, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कौन सी समिति ने लागू किया? किसकी समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति, याद रखिएगा। पहला राज्य जिसने इसको लागू किया तो असम। अगर पहला याद रख रहे हैं तो अंतिम भी याद रखना चाहिए। तो अंतिम क्या हो जाएगा? अंतिम था जम्मू कश्मीर। और जीएसटी, हमारे देश की जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। कनाडा, इसका उत्तर कनाडा। ठीक है। और जीएसटी लागू करने वाला वर्ल्ड में पहला देश कौन था? तो वो था फ्रांस। हमारे देश में जो है लागू किया गया कनाडा मॉडल पर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति में ये नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, तो वहीं से ये लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांसद ग्राम योजना किस नेता के विचार से प्रभावित है? सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जेपी जी ने शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कुश्ती के किस खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है। तो 2020 में कुश्ती के किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो वह है विनेश फोगाट। अगर क्रिकेट में पूछेगा ही, गारंटी है क्रिकेट में पूछेगा, तो रोहित शर्मा। और मैं ये भी बता दूं कि रोहित शर्मा क्रिकेट में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, और ये रोहित शर्मा चौथे खिलाड़ी हैं। ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो हमेशा दिमाग में आप रखिए कि ये चौथे खिलाड़ी होंगे जिनको क्रिकेट में मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद एम थांगविलु पैरा ओलंपियन, इनको भी मिला है। और मनिक बत्रा, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको भी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई थी? मैं आपको जब भी कोई एग्जाम देने आप जाएं, मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वायसराय वाले प्रश्न आता ही आता है। कौन से वायसराय के कार्यकाल में कौन सा काम हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, कौन सी सम्मेलन में क्या हुआ, ये प्रश्न आता ही है। तो आज पूछा गया है स्वराज की मांग कब हुई, तो 1906 ईस्वी कोलकाता। 1900 यहाँ महत्वपूर्ण मैं अधिवेशन के बारे में चर्चा कर दिया हूँ, वो आगे की परीक्षाओं के लिए आपका उपयोगी रहेगा। 1907 सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1929 पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। 1924 गांधी जी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए बेलगांव। उसके बाद 1928 सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में किया था। 1929 में त्रिपुरी में भी वो जीत गए थे, लेकिन बाद में गांधी जी के विरोध के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी जी का सपोर्ट का जो है कैंडिडेट को वो हराए थे। मैं आपसे कमेंट में कहता हूँ उस कैंडिडेट का क्या नाम था जिसको हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? आसान सा प्रश्न है। एओ ह्यूम ने की थी। कब किया? 1885 ईस्वी में। ये जरूर पूछ सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे। और यहाँ साथ में चर्चा जब हो ही रही है तो पहले अध्यक्ष की भी मैं चर्चा कर दूं, बंकिम चंद्र चटर्जी थे और वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो 1969 में दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन बनी थी, दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। और वर्तमान में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका औसत चाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदे भारत अभी का सबसे रफ्तार वाला है और सबसे पहला जो था दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर को समझने के लिए मैं इसमें एग्जांपल दे दिया हूँ। जैसे आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। क्रोम ब्राउजर जैसे मोजिला, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का चलन कम हो गया है, लेकिन आज से 15-16 साल पहले का जो कंप्यूटर था उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है प्री लोडेड होते थे। बाद में फिर उसको गूगल क्रोम ने रिप्लेस किया। धीरे धीरे बहुत सारे ब्राउजर आ गए, ओपेरा, सफारी, ठीक है। तो ये उदाहरण से आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्रोम, मोजिला, यूसी ब्राउजर, ये सब ब्राउजर का उदाहरण है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है। इसी तरह पहले जो सर्च इंजन याहू, ये भी एक समय काफ़ी प्रसिद्ध सर्च इंजन था। अभी गूगल पे ही सारा काम होता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, ये पूछा गया है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है ए बी है, जो सर्वग्राही है, और सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर जो है ओ है। इसके बारे में और जानने एक इससे मिलता जुलता इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है या एंटीबॉडी नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि ए बी में जो है दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक इसके उल्टा क्या है, ओ रक्त समूह ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है और ए बी में क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेल, ये प्रश्न दो अलग अलग तरह से आए थे। किसी ने बोला था कि सेल के चेयरमैन पूछा था, कोई बोला टाटा स्टील का चेयरमैन पूछा था। खैर जिसका भी पूछा हो, अगर कोई एक का पूछेगा तो दूसरे का निश्चित रूप से पूछना भी बाकी है, तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो सेल का जो अभी चेयरमैन है वो अनिल कुमार चौधरी है, ठीक है। और टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन, ठीक है, टीवी नरेंद्रन, और सेल के अनिल कुमार चौधरी हैं। और सेल की पहली जनवरी से जो है सेल की जो है चेयरपर्सन हो जाएंगी सोमा मंडल, पहली महिला चेयरपर्सन हो जाएगी सोमा मंडल। अगला प्रश्न है, जापान के नए शाही युग का क्या नाम है? तो जापान में जब जब कोई राजा बदलता है तो शाही युग भी बदल जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। राजा बदलेगा तो शाही युग भी बदल जाएगा। तो अभी नए राजा वहाँ सम्राट बने हैं रेइबा। रेइबा
नहीं, जापान का जो भी नया, सॉरी, ये नया जो युग है उसका नाम है रेइबा, जो आपके विकल्प में रहा होगा। और अभी नए जो सम्राट हैं नारोहितो, ठीक है। तो जब तक नारोहितो रहेंगे तो रेइबा युग चलता रहेगा। जैसे कि पूर्व सम्राट कौन थे, तो अकीहातो पूर्व सम्राट थे। और पूर्व युग क्या क्या नाम था, तो हिसोई युग उनका पूर्व युग था, ठीक है। यानी सम्राट बदलेंगे, युग भी बदलेगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था। कंप्यूटर के संबंध में एटीएल का विस्तृत रूप, तो ये जो है विस्तृत रूप वाला ज़्यादा प्रश्न हमेशा पूछ रहा है। तो विस्तृत रूप जो है एटीएल का है एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। क्या है? एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। लगातार ये विस्तृत रूप पूछा है। कुछ महत्वपूर्ण मैं विस्तृत रूप का और यहाँ दे दिया हूँ, जैसे एचटीटीपी का विस्तृत रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी पूछा गया था। एल्गोल, ये आगे की परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल का फुल फॉर्म होगा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक बार सुन भी लेंगे तो विकल्प देख के आपको मारने में आसानी होगा। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल, यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस, ओएमआर जो परीक्षा पहले ओएमआर सीट पर होती थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। आज जो पूछा गया था एचटीटीपी का भी विस्तृत रूप पूछा गया था। आगे तेलंगाना के राज्यपाल पूछे गए हैं, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन, ये पहली महिला राज्यपाल है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल को जानना चाहिए, काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी हाल ही में बदले हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ही होता है, ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि राज्यपाल खोजने लगिएगा। तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। और मनोज सिन्हा इससे पहले भी क्या थे, वो राज्य मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मनोज सिन्हा। बुझा चुना का सूत्र पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए प्रश्न बहुत लंबा, परीक्षाओं की लंबी सीरीज है, इसलिए कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से व्याख्या जो मैं कर रहा हूँ उसको भी जरूर ध्यान से दीजिए। जो प्रश्न आज पूछा गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बुझा चुना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय की योजना है, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई मंत्रालय का सृजन किया गया, पहले ये मंत्रालय नहीं था, ठीक है। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का ये योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज की प्रथम पाली में पूछे गए, और व्याख्या के साथ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आगे की परीक्षाओं में भी आपका बहुत ही सहायता करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर से लाइक करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लड़कों के पास भी सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।